राम राम सभी को। एक साधारण कहावत है कि कोई भी व्यक्ति एक डॉक्टर या एक एस्ट्रोलॉजर के पास तभी जाता है जब उसके जीवन में कोई परेशानी हो, इस आशा के साथ जाता है कि मैं जिस डॉक्टर जिस एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहा हूं वह मुझे मेरी समस्या का निदान बताएगा, कोई ऐसी रेमेडी बताएगा जिसको करने से मुझे मेरी परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। जब हम ज्योतिष की बात करते हैं तब हमारे पास अक्सर ऐसे क्लाइंट आते हैं जिन्हें अपने प्रेडिक्शन से कोई मतलब नहीं होता, उन्हें अपने पास्ट से, प्रेजेंट से, फ्यूचर से कोई मतलब नहीं होता। वो सीधा सा आकर अपनी कोई समस्या बताएंगे और कहेंगे कि मुझे इस समस्या से मुक्ति के लिए कोई रेमेडी बता दीजिएगा। जब हम रेमेडीज की बात करते हैं तब दो विचारधारा निकल कर आती हैं। पहली विचारधारा जो ये कहती है कि रेमेडीज वर्क ही नहीं करती, और दूसरी विचारधारा है जो कहती है कि रेमेडीज 100% वर्क करती है। मैं आपको रेमेडीज बताकर आपके जीवन को 100% चेंज कर सकता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम इन दोनों ही विचारधाराओं पर बात करने वाले हैं और बात करेंगे कि रेमेडीज कहां वर्क करती हैं, कहां वर्क नहीं करती, किस तरह की रेमेडीज वर्क करती हैं, किस तरह की रेमेडीज वर्क नहीं करती। साथ ही साथ हम बात करेंगे किस ग्रह की क्या रेमेडी हो सकती है, किस तरह की रेमेडी हो सकती है। तो सबसे पहले हम उस विचारधारा पर बात कर लेते हैं जो कहती है रेमेडीज वर्क नहीं करती। आपने देखा होगा दुनिया की जो भी टॉप मोस्ट एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो इस विचारधारा पर बहुत स्ट्रिक्टली काम करते हैं कि रेमेडीज वर्क नहीं करती। अब सबसे पहले ये समझ लीजिएगा मैं टॉप मोस्ट एस्ट्रोलॉजर्स किन को कह रहा हूं। मैं टॉप मोस्ट एस्ट्रोलॉजर उनको कह रहा हूं जिनका प्रेडिक्शन 100% एक्यूरेट है, जिन्होंने अगर आपको लिख कर दिया कि जीवन के 28वें वर्ष में आपका विवाह होगा तो 28वें 29वें वर्ष में आपका विवाह हो गया। जिनके पास अगर अपनी जीवन के 50वें वर्ष में आप गए तो उन्होंने आपको बताया कि आपकी 25 वर्ष की एज में जॉब लगी होगी, 30 वर्ष की एज में आपको पुत्र संतान मिली होगी, 35 में आपका प्रमोशन हुआ होगा। जिन्होंने आपके पास्ट को, आपके प्रेजेंट को, आपके फ्यूचर को बहुत ही एक्यूरेटली प्रिडिक्ट किया है, मैं मानता हूं वो दुनिया के टॉप मोस्ट एस्ट्रोलॉजर हैं। एक दूसरी कैटेगरी भी एस्ट्रोलॉजर्स की आती है जिनको प्रेडिक्शन से कोई मतलब नहीं होता, प्रेडिक्शन जिनको आता भी नहीं है और उनका सबसे ज्यादा फोकस होता है रेमेडीज पर। हम अक्सर यूट्यूब पर भी देखते हैं कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो कि बहुत फेमस भी हैं, किंतु फेमस किस लिए कि वो कंटिन्यूसली रेमेडीज बता रहे हैं। वो आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आप अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। आप उस ग्रह की महादशा में ये करेंगे तो आपको यहाँ पर रिलीफ मिल जाएगा, अगर आपकी कुंडली में योग बन रहा है तो आपको वो रिलीफ मिल जाएगा। मगर उस महादशा में क्या हो सकता है, क्यों होगा और कितनी % श्योरिटी है कि ये होगा ही, इस बात से उनको कोई मतलब नहीं। उनके पास आप गए, आपने अपनी समस्या बताई, उन्होंने दशा महादशा देखी या ग्रहों का प्लेसमेंट देखा, उन्होंने आपको कुछ रेमेडी बता दी। तो ये दो तरह के एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं। तो मैं उनको अच्छा एस्ट्रोलॉजर मानता हूं जिनका प्रेडिक्शन एक्यूरेट है। अब जो पहली कैटेगरी के एस्ट्रोलॉजर्स मैंने आपसे कहे हैं वो अधिकांश आप देखेंगे रेमेडीज में बिलीव नहीं करते। वो रेमेडीज में क्यों बिलीव नहीं करते? क्योंकि ज्योतिष शास्त्र स्पष्ट रूप से कहता है कि प्रारब्ध पहले बना पीछे यह शरीर। अर्थात हम अपने जीवन में आज जो भी कुछ हैं, हमारे जीवन में जो भी सुख दुख हैं वो कहीं ना कहीं हमारे ही कर्मों का फल है। हमने पूर्व जन्मों में अच्छे कर्म किए होंगे तो हमें इस जीवन में सुख भोगने को मिलेंगे, आने वाले जीवन में सुख भोगने को मिलेंगे, और पाप कर्म किए होंगे तो उन पाप कर्मों का फल भी हमें भुगतना ही होगा। किसी व्यक्ति को जन्म उस विशेष ग्रह स्थिति में ही मिलता है जो ग्रह स्थिति उसके प्रारब्ध के अनुसार उसको सुख और दुख प्रदान कर सकती है। इतिहास ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जिन्होंने की प्रारब्ध को बदलने की कोशिश की, जिन्होंने नियति को चैलेंज करने की कोशिश की, किंतु अगर आप अंत में देखेंगे तो कोई भी व्यक्ति ना नियति से आगे जा पाया, ना ही अपने प्रारब्ध को बदल पाया। भीष्म पितामह के बारे में आपने एक स्टोरी सुनी होगी कि जब वे तीरों की शैया पर लेटे थे तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था, हे माधव, मुझे किस पाप की यह सजा मिली है कि मुझे इस तीरों की शैया पर रहना पड़ा, इतना दुख भोगना पड़ा। तब भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि अब से 100 जन्म पूर्व तुमने अपने तीर से एक सांप को उठाकर झाड़ी में फेंक दिया था। जिस झाड़ी में तुमने सर्प को फेंका उस झाड़ी में कांटे थे,
जो कि उस सांप के शरीर में चुभ गया, और जिस तरह से आज तुम तीरों की शैया पर लेटे हो, उसी तरह से बहुत समय तक वो सर्प कांटों से बिंधा हुआ मृत्यु को प्राप्त हुआ। किंतु तुम्हारे पुण्य कर्मों के प्रभाव से वो पाप कर्म उदय नहीं हो पा रहा था, किंतु आज तुम्हें उस पाप कर्म को भोग कर ही मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होना होगा। अर्थात हमारे जीवन में मोक्ष तभी संभव है जब हम अपने प्रत्येक पाप कर्म को भोग लें, हम अपने प्रत्येक शुभ कर्म को भोग लें। आपने रावण के बारे में सुना होगा कि रावण ज्योतिष शास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता थे। उन्होंने मृत्यु को अपने वश में करने की कोशिश की, नवग्रहों को उन्होंने बांध लिया, मेघनाथ के मृत्यु योग को समाप्त करने की कोशिश की, किंतु मेघनाथ और रावण लाख कोशिश करने के बाद भी नियति को नहीं बदल पाए। रावण ने नवग्रहों को अपना दास बना लिया, किंतु फिर भी अपना मृत्यु योग नहीं टाल पाया, अपने पुत्र का मृत्यु योग नहीं टाल पाया, क्योंकि नियति का सिद्धांत है कि इस संसार में जो आया है उसे अपने प्रारब्ध के अनुसार अच्छे बुरे कर्मों को भोगते हुए ही मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होना होगा। ये दो स्टोरीज हमें बताती हैं कि हम कितने भी अच्छे कर्म कर लें अथवा कितने भी बुरे कर्म कर लें, हमें उनका फल भोगना ही भोगना है। अब बात करते हैं उन टॉप मोस्ट एस्ट्रोलॉजर्स की जो कहते हैं कि रेमेडीज वर्क नहीं करती। वास्तव में वो जीवन के उस तत्व को जान लेते हैं जो ये कहता है कि हमें भोगना है ही, आज भोगें या भीष्म पितामह की तरह 100 जन्म के बाद भोगें। तो ऐसे में उनका मानना है कि आज ही हम जो कर्म हमें ईश्वर दे रहे हैं, जो हमारे प्रारब्ध दे रहे हैं, जो हमारी ग्रह स्थितियां दे रही हैं, उन कर्मों को भोग लें और उन कर्मों से मुक्त होकर अपने जीवन में एक नई शुरुआत करें। अब हम दूसरी विचारधारा की बात करते हैं जो कहती है कि रेमेडीज 100% वर्क करती हैं। तो रेमेडीज कहां वर्क करती हैं, सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं। जब भी हम किसी जन्म कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो सबसे पहले हम जन्म कुंडली में प्रॉमिस पढ़ते हैं। हम देखते हैं कि जन्म कुंडली में ग्रह स्थिति क्या क्या इस जातक के जीवन में सुख दे रही हैं, क्या क्या दुख दे रही हैं। मान लीजिएगा कोई व्यक्ति हमारे पास आता है और पूछता है कि मेरा विवाह कब होगा, तब सबसे पहले हमारा काम है कि हम उस जातक की कुंडली में देखें कि किस जातक की जन्म कुंडली में विवाह का प्रॉमिस है भी या नहीं है, विवाह इसके लिए डेस्टाइंड है भी या नहीं है। अब अगर हम देखते हैं कि इस जातक की जन्म कुंडली में विवाह डेस्टाइंड ही नहीं है, तब ऐसे में हम उस व्यक्ति को कितनी भी रेमेडीज क्यों ना करा लें, उसका विवाह संभव नहीं है, क्योंकि हमें अपने जीवन में वही सुख और दुख प्राप्त होगा जो कि हमारे लिए डेस्टाइंड है। अब ऐसे लोग जिनकी जन्म कुंडली में किसी सुख का अभाव है, वो मान लीजिएगा आज मेरे पास आए हैं, कल को किसी दूसरे एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, परसों किसी तीसरे के पास जाएंगे, ऐसे करके वो 150 एस्ट्रोलॉजर्स के पास चले जाएंगे। हर एस्ट्रोलॉजर अपने हिसाब से उनको कोई ना कोई रेमेडीज बता देगा। वे उन रेमेडीज को करने में बहुत मोटा पैसा खर्च करेंगे, रेमेडीज करते जाएंगे और एंड ऑफ द डे वो ये कहेंगे कि भाई एस्ट्रोलॉजी अपने आप में फेक साइंस है। मैंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को कुंडली दिखा ली, बहुत सारी रेमेडीज कर ली, किंतु मेरे जीवन में ये जो समस्या चल रही थी इसका निदान नहीं हुआ। अब वो चाहे विवाह से रिलेटेड हो सकती है, चाहे वो बीमारी से रिलेटेड हो सकती है, चाहे वो संतान से रिलेटेड हो सकती है, चाहे वो प्रोफेशन से रिलेटेड हो सकती है। जिस भी व्यक्ति के जीवन में जिस भी प्रकार की समस्या है उस प्रकार का व्यक्ति कह सकता है। तो अब यहां पर विचारधारा आती है कि अगर सब कुछ प्रारब्ध के अनुसार ही होना है तो ऐसे में किसी व्यक्ति को कोई एस्ट्रोलॉजर के पास क्यों जाना चाहिए। तो देखिएगा यहां पर बात आती है कि क्या रेमेडी वास्तव में बिल्कुल वर्क नहीं करती, और अगर रेमेडीज वास्तव में बिल्कुल वर्क नहीं करती तो हम अक्सर घर में देखते हैं कि किसी बच्चे को नजर लग जाती है, बच्चा चिड़चिड़ा सा हो जाता है, बीमार हो जाता है, रोने लगता है। तब ऐसे में बच्चे की माँ, घर की बड़ी स्त्रियां उस बच्चे की नजर उतार देती हैं और नजर उतारने के कुछ मिनट के अंदर ही बच्चा एकदम नॉर्मल हो जाता है, हंसने खेलने लगता है। वो जहां 5 मिनट पहले बीमार महसूस कर रहा होता है वो एकदम फिट हो जाता है। तो यहां पर ये भी तो रेमेडी है।
इसने वर्क किया ना, तो यानी कि रेमेडीज कहीं ना कहीं वर्क करती हैं। तो देखिएगा रेमेडीज कहाँ वर्क करती हैं, किस तरह की रेमेडीज वर्क करती हैं, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसको समझने के बाद ही आप ज्योतिष और रेमेडीज के विज्ञान को समझ पाएंगे। आपने देखा कि एक बच्चे को नज़र लगी, नज़र लगने के बाद घर की किसी महिला ने, किसी पुरुष ने उस बच्चे की नज़र उतार दी। अब जो नज़र लगी वो एक तात्कालिक परिस्थिति है, बच्चे के पास एक नेगेटिविटी है जो तात्कालिक है, वो उसका प्रारब्ध नहीं है। तो जो तात्कालिक समस्याएं होती हैं वहां पर रेमेडीज वर्क कर सकती हैं। अब जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था कि हम पहले जन्म कुंडली में प्रॉमिस पढ़ते हैं, प्रॉमिस पढ़ने के बाद हम किसी व्यक्ति को कुछ सजेस्ट करते हैं। अब मान लीजिएगा कोई बच्चा हमारे पास आता है और पूछता है कि मेरा विवाह कब होगा। अब जन्म कुंडली में विवाह का योग दिखता है, किंतु साथ में ग्रह स्थिति ये दिखाती है कि विवाह का योग तो है, किंतु इस व्यक्ति के, इस बच्चे के जीवन में विवाह को लेकर बहुत ज्यादा समस्याएं आने वाली है। अब यहां पर हमें पता चला कि डेस्टाइन्ड है, विवाह होगा, निश्चित होगा, समय भी निश्चित इसी समय पर होगा, किंतु उस व्यक्ति के जीवन में वैवाहिक जीवन से रिलेटेड समस्याओं को हम वहां पर किसी रेमेडी के माध्यम से कम कर सकते हैं, क्योंकि विवाह उसके लिए डेस्टाइन्ड। अगर डेस्टाइन्ड नहीं होता तब आप कोई भी रेमेडी करा लीजिएगा, नहीं करेगी काम। डेस्टाइन्ड है, ये दिखता है कि विवाह में इश्यूज हैं, लेट हो सकता है, या फिर विवाह के समय में बहुत ज़्यादा समस्याएं आ सकती हैं, अननेसेसरी बहुत ज़्यादा विघ्न वहां पर पड़ सकते हैं। तो उन विघ्नों को दूर करने के लिए आप रेमेडी बता सकते हैं। किसी कपल का हॉरोस्कोप हमारे सामने आता है, वो पूछते हैं कि भाई मुझे बहुत समय से संतान प्राप्ति नहीं हो रही। अब सबसे पहले हम जन्म कुंडली में देखेंगे कि संतान प्राप्ति का प्रॉमिस है भी या नहीं है। हमें दिखता है कि संतान प्राप्ति का योग तो है, दोनों कपल्स का सुख है संतान का। अब वहां पर उनको मेडिकली कोई भी इश्यू नहीं है। फिर वहां पर हमें देखना होगा कि वास्तव में जन्म कुंडली में ऐसी कौन सी प्लेनेटरी पोजीशन है जो कि संतान में डिले करा रही है। वहां पर अगर उस व्यक्ति को, उस कपल को अगर आप कोई रेमेडी बताते हैं तो वो निश्चित तौर पर वर्क करेगी। तो यहां पर सीधा सा कंक्लूजन ये है कि प्रारब्ध को नहीं बदला जा सकता। जो आपके लिए डेस्टाइन्ड है आपके जीवन में वही होगा, किंतु जो डेस्टाइन्ड है उससे रिलेटेड अगर कोई समस्या आ रही है तो उस समस्या के लिए तात्कालिक रूप से रेमेडीज की जा सकती हैं और उन रेमेडीज के माध्यम से अपने जीवन में कुछ पॉजिटिविटी लाने का प्रयास किया जा सकता है। अब ये जो पॉजिटिविटी है ना, ये जो अपने जीवन में रेमेडीज के माध्यम से कुछ बदलाव लाने की प्रक्रिया, ये मात्र 30 to 20% है, क्योंकि प्रारब्ध पहले बना था। हमारे जीवन में जो होने वाला है वो पहले से निश्चित हो चुका है। अगर कुंडली ये कहती है व्यक्ति का विवाह 30 वर्ष की आयु में होगा तो कोई भी रेमेडी उसका विवाह 22 वर्ष की आयु में नहीं करा सकती। अगर कुंडली में 22 वर्ष की आयु में विवाह का योग नहीं बन रहा तो नहीं करा सकती। 30 वर्ष की आयु में अगर दिखता है कुछ परेशानियां हैं तो वहां पर रेमेडीज वर्क करके उसको रिलीफ दे सकती हैं। अब किस तरह की रेमेडीज वर्क करेंगे, तो सबसे पहले तो कुंडली में देखना होता है कि किस तरह की परेशानियां हैं, किस ग्रह योग की वजह से है, और वहां पर उसी तरह की रेमेडी सजेस्ट की जा सकती है। मान लीजिएगा हमें जन्म कुंडली में दिखता है कि गुरु जन्म कुंडली में बहुत ज्यादा पीड़ित है, और गुरु क्या दिखाते हैं, गुरु आध्यात्मिक ब्लेसिंग्स दिखाते हैं, गुरु ईश्वर का वरदान दिखाते हैं, गुरु मार्गदर्शन दिखाते हैं। तो यहां पर हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि इस व्यक्ति की लाइफ में कहीं ना कहीं या तो डिवाइन ब्लेसिंग्स की कमी है या प्रॉपरली मार्गदर्शन की कमी है। तो वहां पर उस व्यक्ति को ये कहा जा सकता है कि सबसे पहले तो आप अपने किसी गुरु तुल्य व्यक्ति के पास जाइएगा, उनसे अपनी समस्या के बारे में डिस्कस कीजिएगा, अपने इष्ट का ध्यान कीजिएगा, तब आपको सब में वहां रास्ता मिल जाएगा। अब ऐसे में मैं उस व्यक्ति को कोई इस तरह की रेमेडी बताने लगूं कि आप पुरखराज पहन लीजिएगा, आप बहुत ज्यादा दान कर दीजिएगा, तो क्या वो वहां पर वर्क करेगा? तो देखिएगा, सबसे पहली चीज तो दान के संबंध में मैं क्लियर कर देता हूं। दान जब भी आप करते हैं किसी भी व्यक्ति को कीजिएगा, किसी भी आशय से कीजिएगा, दान हमेशा एक शुभ कर्म है, नेगेटिव एनर्जी को आपके पास से डाइवर्ट करता है। तो दान तो आपके लिए अच्छा है, किंतु जहां तक रत्नों की बात है, रुद्राक्ष की बात है, या अन्य किसी तंत्र मंत्र या टोटके की बात है, तो उनके लिए समझना जरूरी है कि
उनके वर्क करने के तरीके अलग अलग हैं। अगर किसी व्यक्ति को हेल्थ इश्यूज हैं तब आप उसको कोई रत्न या रुद्राक्ष बताते हैं तब निश्चित तौर पर उसके लिए काम करेगा। क्यों? क्योंकि पुरखराज क्या है? पुरखराज अर्थ एलिमेंट है। पुरखराज के अंदर कुछ केमिकल मिक्स होने की वजह से, कुछ केमिकल्स का रिएक्शन होने की वजह से वो बनता है। अब किसी व्यक्ति को हेल्थ इश्यूज हैं, हमें दिखता है कि इस व्यक्ति को जो हेल्थ इश्यूज हैं वो हेल्थ इश्यूज अर्थ एलिमेंट अर्थात हमारी बॉडी के एलिमेंट से हैं, और वहां पर गुरु जो कि उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है उससे रिलेटेड, तब हम उस व्यक्ति को पुरखराज बनाते हैं तो निश्चित तौर पर वर्क करेगा। वहीं अगर व्यक्ति कह रहा है कि मेरा विवाह नहीं हो रहा, अब विवाह नहीं हो रहा, उसके लिए आप उसको उसकी जन्म कुंडली का मान लिया गुरु सप्तमेश है, गुरु का को आपने रत्न पहना दिया, तो क्या पुरखराज उस व्यक्ति के विवाह को करा देगा? कभी नहीं करेगा। इसलिए जब भी रेमेडीज सजेस्ट की जाती है तो पहले समस्या को देखकर करनी चाहिए। अभी क्या है, रत्न क्यों बिकते हैं? रत्न बिकने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि रत्न के पीछे कमीशन खोरी, मुनाफाखोरी बहुत ज्यादा है, उस वजह से रत्न बेचे जाते हैं। रत्न अगर देखा जाए, रत्न और रुद्राक्ष किसी व्यक्ति को हेल्थ इश्यूज में, मेंटल इश्यूज में बहुत अच्छे से फायदा देते हैं, किंतु इस तरह की समस्या जो कि डिवाइन ब्लेसिंग्स के थ्रू ही सॉल्व हो सकती है, वहां पर किसी व्यक्ति को उसके गुरु का मार्गदर्शन लेना चाहिए, उसको अपने इष्ट का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद होरोस्कोप में अक्सर जैसे इस तरह के योग बनते हैं कि वो बताते हैं कि व्यक्ति को किस डायरेक्शन में काम करना चाहिए, और एक एस्ट्रोलॉजर का यही एक मेन वर्क है कि वो जन्म कुंडली में बनने वाले योग को देखे। जैसे कि मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ, अब से कुछ समय पहले एक क्लाइंट ने मुझसे कंसल्टेंसी ली और उन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा मेंटल इश्यूज हैं जो कि उनकी जन्म कुंडली में पूरी तरह से दिख रहा था कि चंद्र और बुध दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा एफ्लेक्टेड थे। दोनों प्लैनेट्स ये शो कर रहे थे कि इस व्यक्ति की मेंटल स्थिति अच्छी नहीं है। अब ऐसे में उन्होंने जो कंसल्टेंसी ली थी वो ली थी ओवरऑल हेल्थ के लिए, क्योंकि वहां पर उनको मेंटल इश्यूज इस लेवल पर थे कि उनको ओवर थिंकिंग वगैरह की समस्या थी, किंतु साथ ही साथ उन्होंने बताया कि उनको अन्य कई और समस्याएं भी हैं, जैसे कि उनके हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, पेट से रिलेटेड समस्या है, उनको अल्सर रिलेटेड समस्या है, दुनिया भर की उनको और भी मल्टीपल आप कह सकते हैं हेल्थ इश्यूज थे। अब वहां पर मैंने अदर प्लैनेट्स को एनालिसिस किया। वहां पर जब मैंने एनालिसिस किया तो मुझे पता चला कि इनकी बॉडी में जो भी इश्यूज हैं, मैक्सिमम इश्यूज जो भी हेल्थ इश्यूज दिखते हैं वो केवल और केवल मून एंड मर्क्यूरी की वजह से हैं, जो कि उनको मेंटल डिप्रेशन की कंडीशन में ले आ रहा है। मैंने उनको वहां पर सीधा सजेस्ट किया कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास मत जाइएगा, आपको डॉक्टर के पास जाकर और एक अच्छे डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए, क्योंकि वो दिखा रहे हैं कि आपको एक साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। वर्षों से वो एक माइल्ड लेवल की डिप्रेशन में थी, मेंटल इश्यूज में थे, यानी कि जैसे उनको नींद नहीं आती, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करना, मगर वो कभी एक साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं गए, क्योंकि हमारी सोसाइटी में नॉर्मली किसी साइकियाट्रिस्ट के पास व्यक्ति तभी जाता है जब उसको उस लेवल पर हेल्थ इश्यूज है कि वो पागल सा दिखने लगे या सोसाइटी उसको पागल समझने लगे। तो उस लेवल के उनको मेंटल इश्यूज थे जो कि माइल्ड लेवल पर थे। तो मैंने पहले उनको कहा कि आप सबसे पहले तो एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाइएगा, उनसे कंसल्टेंसी लीजिएगा, और साथ ही साथ आपको जो हेल्थ इश्यूज हैं उसके लिए आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाइएगा जो आपको शारीरिक हेल्थ इश्यूज है। क्यों? क्योंकि जन्म कुंडली में जो योग बन रहे थे वो चंद्र और केतु के योग थे। मैंने अपनी पिछली एक वीडियो में आपसे कहा था कि जब चंद्र केतु का योग जन्म कुंडली में किसी प्रकार से बनता है तब वैसे में व्यक्ति को आयुर्वेद और होम्योपैथी से रिलेटेड मेडिसिन बहुत ज्यादा सूट करती हैं, एलोपैथी उसको सूट नहीं करती। तो वहां पर वो एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं, काउंसलिंग वगैरह लें, किस तरह से अपने आप को हील कर सकते हैं वो करें। एक आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाएं जो कि उनको उनके हेल्थ इश्यूज के लिए सजेशन दे, तब वहां पर उनके हेल्थ इश्यूज 100% ठीक हो सकते हैं। अब वहां पर मैं उनको बताने लगूं कि आप चंद्र से रिलेटेड ये रेमेडीज कर लीजिएगा, आप बुध से रिलेटेड ये रेमेडीज कर लीजिएगा, तब क्या वास्तव में उस व्यक्ति को समाधान मिल सकता था? कभी भी नहीं मिल सकता। मैं उसको कह दूं कि आप बुध के लिए गणेश जी की पूजा कर लीजिएगा, चंद्र के लिए माता पार्वती जी की पूजा कर लीजिएगा, शिव जी की पूजा कर लीजिएगा, तो देखिएगा डिवाइन ब्लेसिंग नो डाउट हर व्यक्ति के जीवन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हमें हमारे इष्ट के प्रति श्रद्धा
अगर है और उस श्रद्धा के साथ अगर हम अपने इष्ट से कुछ भी प्रार्थना करें तो निश्चित तौर पर वह काम करती है। किंतु हमें ग्राउंड लेवल पर जो इश्यूज हैं उन पर भी वर्क करना होगा। हमारे इष्ट हमें मार्गदर्शन दिखा सकते हैं। हमें भूख लगी है तो हमारे लिए भोजन का प्रबंध करा सकते हैं, किंतु वह भोजन हमें अपने हाथ से तोड़कर ही खाना है, तभी हमारा पेट भरेगा। इसी तरह से समस्या जहां है वहां पर ही अगर हम एक्यूरेटली पिंच करते हैं तभी आपको किसी समस्या से समाधान मिलेगा। नॉर्मली एस्ट्रोलॉजर्स करते क्या हैं, अगर कोई व्यक्ति आया उसको सीधा सा है कि अगर कुंडली में मंगल से रिलेटेड कोई समस्या हो रही है तो आप हनुमान जी की पूजा कर लीजिएगा, बुध से रिलेटेड हो रही है तो आप गणेश जी की पूजा कर लीजिएगा, चंद्र से रिलेटेड हो रही है तो देवी की पूजा कर लीजिएगा। इस तरह से रेमेडीज सजेस्ट करते हैं, जबकि वास्तव में डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ साथ ईष्ट कृपा के साथ साथ किसी भी व्यक्ति को अपनी रियल लाइफ स्टोरी पर, रियल प्रॉब्लम पर वर्क करना जरूरी है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को बहुत तेज बुखार है, वो मेरे पास अपने हॉरोस्कोप लेकर आता है और मैं उसको बोलूं कि आप देवी की आराधना कीजिएगा और कोई भी मेडिकल हेल्प मत लीजिएगा, कोई भी मेडिसिन मत लीजिएगा, तब क्या ऐसे में उस व्यक्ति को रिलीफ मिल सकता है? तो देखिएगा, जब भी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जन्म कुंडली लेकर जाएं तो सबसे पहले तो वहां पर आप अपनी समस्या के मूल तक पहुंचने का प्रयास करें कि वास्तव में समस्या का मूल क्या है। प्लैनेट्स यह बताने में पूरी तरह से सक्षम होते हैं कि व्यक्ति की समस्याओं का मूल क्या है। अब अगर देखिएगा रेमेडीज की बात करें तो देखिए, मुकेश अंबानी इतने बड़े धनाढ्य व्यक्ति हैं, आप उनके अगर बेटे को देखेंगे अनंत को, तो उसको कंटिन्यूसली हेल्थ इश्यूज हैं और मुकेश अंबानी दुनिया के टॉप मोस्ट एस्ट्रोलॉजर्स के साथ, अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स के साथ कांटेक्ट में रहते हैं। अगर वहां पर उस लेवल पर केवल रेमेडीज करने से किसी व्यक्ति के हेल्थ इश्यूज हील हो सकते तो वो कब के वो अनंत अंबानी को ठीक कर सकते होते। तो जहां पर जो चीज है उसको प्रैक्टिकली एक्सेप्ट कीजिएगा और उसके बाद अगर आप अपने जीवन में कोई रेमेडी करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। और जब रेमेडीज करते हैं ना तो उसमें एलिमेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। हमें देखना होता है कि जन्म कुंडली के किस भाव में, किस एलिमेंट में कोई प्लैनेट बैठा है। जैसे बुध के बारे में अगर रेमेडीज कर रहे हैं, बुध क्या है? वाणी है, कम्युनिकेशन है। तो बुध के लिए आप जो रेमेडीज अगर किसी व्यक्ति को सजेस्ट करेंगे तो कहेंगे कि आप कोई मंत्र सुनिएगा, आप किसी मंत्र का जप कीजिएगा, क्योंकि वाणी से रिलेटेड काम हो रहा है, माइंड से रिलेटेड वर्क हो रहा है। आप मनन कीजिएगा। चंद्र से रिलेटेड किसी रेमेडीज की अगर बात कर रहे हैं तो वहां पर चंद्र क्या है? जल है, तो आपको वाटर एलिमेंट से रिलेटेड रेमेडीज करानी होंगी। अब ऐसे में चंद्र अगर जन्म कुंडली में पीड़ित है, आप उस व्यक्ति को कोई मंत्र बता दीजिएगा, नहीं वर्क करेगा। मंगल से रिलेटेड अगर रेमेडी है तो फायर वर्क करेगी। केतु से रिलेटेड रेमेडीज है, राहु से रिलेटेड रेमेडीज है, तो दोनों क्या है? छाया है। वहां पर जैसे कि आपने देखा किसी व्यक्ति को छाया दान बताते हैं, तो आप छाया दान कीजिएगा, वहां पर उस से रिलेटेड रेमेडी आपके लिए वर्क करेगी। अब जब जैसे कि बच्चे की नजर की भी बात करते हैं तो नजर क्या है? नेगेटिव एनर्जी जो कि एक हवा के थ्रू, एक वाइब्रेशन के थ्रू आपके बच्चे में आ जाती है। वहां पर जो आपने देखा हो नजर उतारते हुए एक साइकिल किया जाता है, 7 बार क्लॉकवाइज, 1 बार एंटी क्लॉकवाइज जो किया जाता है, वहां पर भी वो क्या किया जाता है कि हवा में ही, एयर में ही वो सारा का सारा परफॉर्म किया जाता है। तो एयर के थ्रू जो नेगेटिविटी आई है आप उसको एयर के थ्रू ही रिमूव कर सकते हैं। तो इसलिए जब भी रेमेडी परफॉर्म की जाती है तो देखना होता है कि किस प्लैनेट की वजह से है, किस एलिमेंट की वजह से है, तभी वो रेमेडी वर्क करती है। और वहां पर भी यह मानकर चलिएगा कि आपकी 30% प्रॉब्लम्स रेमेडीज के माध्यम से, डे टू डे लाइफ में आने वाले इश्यूज रेमेडीज के माध्यम से सॉल्व हो सकते हैं। हमारे 70% प्रॉब्लम्स के लिए कोई रेमेडीज नहीं है, क्योंकि हमारी 70% प्रॉब्लम्स हमारे प्रारब्ध का ही कारण है।